कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य जीवी सहयोग समितियां अनुदान पर ले सकती हैं पिकअप वैन। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में सुस्ती। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत किस्म स्वर्ण मुकुट। अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य निदेशालय द्वारा राज्य के मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को मछली और मत्स्य बीज लाने ले जाने के लिए 4 पहिया पिकअप वैन देने की सुविधा उपलब्ध है। इस पर केंद्र द्वारा 80 से 90% अनुदान दिया जाता है। इस नीति से वही मत्स्य जीवी सहयोग समितियां लाभ ले सकती हैं जो रोजाना 200 किलो मछली की बिक्री करती हो या सालाना 50 लाख मत्स्य बीज का विपणन करती हो। चालू रबी विपणन सीजन 2014-15 में अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल 27,27,000 टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9,18,000 टन कम है। पिछले साल इस समय तक 36,45,000 टन गेहूं की खरीद हो चुकी थी। अभी तक हुई कुल खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से खरीदारी अभी शुरुआती चरण में ही है। खरीफ के मौसम में लगाई जाने वाली फसलों में कीट व्याधि और खरपतवार का प्रकोप ना हो, इसके लिए गर्मी के मौसम में मिट्टी पलट यंत्र या तवादार हल से खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर दें। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। किसान भाई खरीफ फसलों की खेती से बेहतर पैदावार हासिल करना हो तो अभी से ही खेत की तैयारी शुरू कर दें और बढ़े हुए तापमान का लाभ उठाएं। खेत की तैयारी में कई प्राथमिक भू परिष्करण यंत्रों से आपको अच्छी मदद मिल सकती है। खरीफ के मौसम के में जो फसलें लेनी है उसके लिए खेतों की तैयारी पे अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। जो गर्मी की जुताई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जल्द कर लें, कारण कि गर्मी की जुताई का लाभ जो है उनको खरीफ के फसलों में कीड़े बीमारी कम लगकर या खरपतवार के नियंत्रण में ये जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द गर्मी के खेतों की जुताई का काम करें। जो किसान सब्जी फसल झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए स्वर्ण मुकुट या HSCP 44 नामक उन्नत प्रभेद लगाना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। किसान भाइयों, जो अभी जो झाड़ीदार बोदी का खेती करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। हमारे इस प्लांडर स्थित जो आईसीआर का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ 2 उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध है जिसका नाम है स्वर्ण मुकुट और जिसका पैदावार आप पहली तुड़ाई 45 दिन मतलब बुआई से करीब 45 दिन में शुरू हो जाती है और उपज क्षमता करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और एक HSCP 44 है, वो भी झाड़ीदार की उन्नत किस्म है। तो ये दोनों किस्म का बीज हमारे इस केंद्र पर उपलब्ध है। किसान भाई अभी भी यहाँ से प्राप्त करके अभी उन्नत खेती कर सकते हैं। किसान भाई, आप अपने खेतों की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करके खेतों की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है जो खेतों की गहरी जुताई करने में सक्षम है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। किसान अपनी किस्मत से नहीं, कर्म से तरक्की करता है। आज हमारे साथ जो किसान हैं, उनकी सफलता के पीछे अथक परिश्रम और अटूट लगन का ही हाथ है। चलिए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर सभी फसलों से अच्छी उपज पाते हैं। चूँकि इन्हें पता है कि हमारे पास बहुत मामूली कृषि सुविधाएं हैं, इसलिए कठोर परिश्रम के बूते ही अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। सो ये कठिन परिश्रम से कभी नहीं चूकते। परिवार में 5 परिवार हैं। उसके बाद 1 एकड़ में हम जब खेती लगाए हैं तो हम खेती ही से ही आर्थिक हैं।
और इसी खेती के कारण ही मेरे सब बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपना इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में हम लोग देखें मंडी का भाव, मौसम का हाल और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबरें। आगे हम और अलग अलग खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बातें लेकर के आएंगे, जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगरा, अब जानकारियों का सिलसिला शुरू कर दें। किसान भाई बहन भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। तो आज किसान भाई बहनों, हम आपको सबसे पहले जानकारी दिलवाते हैं जो हम लोग। हाँ, बोलिए। अभी सब्जियों का मौसम है, आपने भी बहुत सारे सब्जी खेत में लगा रखे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लत्तेदार सब्जियों की। अच्छा। तो जो किसान भाई बहन लत्तेदार सब्जी लगा रखे हैं, उनके लिए लत्तेदार सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें, जो कीड़े लग जाते हैं। तो जानकारी कौन दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नवीन कुमार जी। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है लत्तेदार सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर के एक वैज्ञानिक श्री नवीन कुमार जी। नवीन जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि समेकित कीट प्रबंधन है क्या? किसान भाइयों, समेकित कीट के प्रबंधन का मतलब होता है कि ऐसा प्रबंधन जो कि बीज से लेके उसकी निकाई गुड़ाई से लेके और भंडारण तक और तुराई तक जिसको कहते हैं, तो इसमें खासकर ऐसे प्रबंधन जो कि माने केमिकल भी हों, बायोलॉजिकल भी हों, साथ साथ
जो हम खेतों की तैयारी करते हैं उस समय से हम उसके प्रबंधन में जुड़ जाते हैं। इसको हम लोग समेकित कीट प्रबंधन के नाम से जानते हैं। नवीन जी, लत्तेदार सब्जी का जब हम बात करते हैं तो इसमें कद्दू, खीरा, ककड़ी, इसके अलावे करेली हो गया, नेनुआ हो गया, झींगी हो गया, तो इन सब सब्जियों में अलग अलग कीट लगते हैं क्या? जी हाँ, ये लतेदार जो सब्जियां हैं उनमें काफ़ी नुकसान होते हैं कीटों के द्वारा। तो जब हम बीजरा लगाते हैं तो उसी समय कीड़े का प्रकोप देखा गया है। तो जैसे कि आप खीरा की बात करें तो उसमें एक लाल और काले रंग के कीड़े लग जाते हैं जो कि उसके फूल और तना और पत्ते को भी खराब कर देते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप बीज को लगाते हैं तो मिट्टी को काफ़ी हद तक ढीली कर लेनी चाहिए। और यदि आपका पहले से यदि प्रोग्राम है कि लतेदार सब्जी को लगाना है तो वहाँ पे आप उस ज़मीन को 3-4 बार कुदाल के द्वारा और खुरपी के द्वारा ढीला कर लें जी, और धूप में उसको छोड़ दें, जिससे में जो धूप उसके जो कीट के अंडे होते हैं जो बाद में जाके पौधे के नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो धूप की गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं उसके अंडे। इसके बाद जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उसमें आप कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, जैसे नीम से बनी हुई दवाइयाँ, जैसे नीम गिरी को भी आप बना सकते हैं, या नीम के पत्ते को भी रात भर पानी में छोड़ के उसको व्यवहार कर सकते हैं नीम के पानी को। साथ साथ लहसुन और मिर्च से भी दवाइयाँ बनती हैं, उसको भी व्यवहार मिला सकते हैं। और ख़ासकर सवेरे के दिनों में जो लत्तेदार की सब्जियां हैं उसमें आप यदि गोईठा का राख को और थोड़े मट्टी तेल को मिला के किसी सूती कपड़े में हम रख के उसको भुरकाव करते हैं तो काफ़ी हद तक वो कीट नियंत्रित हो जाते हैं। साथ साथ अभी यदि आप लतेदार सब्जियों के बीच में कोई दवा का घोल बना के रखें और उस घोल को यदि सब्जी के 20, 25, 30 सब्जियां जहां पर लगी हुई हैं उसके बीच में यदि रखते हैं तो उसमें भी कीट उससे नियंत्रण होते हैं। साथ साथ सेक्स फेरोमोन ट्रैप भी अभी उपलब्ध हो गए मार्केट में, जो कि हम लगाएंगे तो उसके लियोर, जो कीट के लियोर होते हैं उसको लगाए जाते हैं सेक्स फेरोमोन ट्रैप में, जिससे कीट आकर्षित हो जाते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। साथ साथ रात में बिजली की जो बल्ब होती हैं उसकी भी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि वो कीट आपके आके उसमें फंसें। तो इस तरह से हम भी प्रबंधन करते हैं। साथ साथ केमिकल दवा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे नीम से बनी तो दवाई तो अच्छा ही है ही, मगर हम एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है जो कि यदि हम ये गोबर की खाद, अच्छी कच्ची गोबर, देसी गाय की गोबर हो और 5 लीटर गोमूत्र हो और 5 लीटर पानी हो, उसको हम यदि घड़े में 15 दिनों तक छोड़ देते हैं और उसके बाद छान के 80 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है। और इससे कीट का तो नियंत्रण होता ही होता है, साथ साथ पौधे काफ़ी अच्छे वृद्धि होते हैं, फल में अधिक चमक होते हैं, जिससे कि मार्केट में आपके सब्जी बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो किसान भाइयों, साथ साथ आप केमिकल दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक दवा का, जैसे कि आप सेबिन एक दवा है जो कार्बरिल होती है, वो बायर क्रॉप साइंस की दवा है और उसका पाउडर उपलब्ध है। तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला के यदि हम लतेदार सब्जियों पर इसका छिड़काव करें, खास कर सवेरे या शाम में, तो काफ़ी हद तक अच्छा फ़ायदा होता है। साथ साथ ऐसे लतेदार सब्जियां जिसमें कीट का प्रकोप हो चुका है और उसके फल खराब हो चुके हैं, उसको किसान भाई आपसे आग्रह है कि उस फलों को आप कहीं अन्यत्र ऐसे खेतों में न फेंकें जिससे कि उसके जीवन चक्र फिर से बढ़ जाए। तो इसके रोकने के लिए आप पॉलीथीन का व्यवहार करें और पॉलीथीन में जो फल छेदक जो सब्जियां हैं उसको आप एकत्रित करें और उसको एकत्रित करके उसका मुंह बांध के कहीं मिट्टी में गाड़ दीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक वो नियंत्रण होते हैं कीट। जो अनवांटेड पौधे हैं, जो जंगल हैं, काफ़ी हद तक वो कीट को पनाह देते हैं और इसमें वो कीट
उसमें अपना जीवन यापन पूरे करते हैं। और जब आप सब्जी लगाते हैं तो वो कीट फिर से अपना भोजन के रूप में उस सब्जियां को नष्ट, काफ़ी हानि पहुंचाती हैं। तो सब तरह के समावेश से ही आप इस पर विजय पा सकते हैं। नहीं तो खाली केमिकल से आप चाहेंगे तो वातावरण भी खराब होता है और आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो किसान भाई, आप शुरू से ही इसका पर ध्यान दें, जिससे कि आपके वातावरण पर भी और आपके स्वास्थ्य पर भी खराब असर न पड़े और काफ़ी हद तक कीट पर हम नियंत्रण पा सके। धन्यवाद। वाह भाई, जानकारी तो बहुत बढ़िया कि जो किसान भाई लतादार सब्जी उपजा रहे हैं, फसल लगा चुके हैं, तो जो उनको दिक्कत हो कीड़ा मकोड़ा, तो कैसे उसका हम लोग उपचार करें, उपाय करें। निश्चित। तो भाई जानकारियों का सिलसिला तो चलता रहेगा, मगर उसके पहले हम लोग देखें ये संदेश। हाँ बिल्कुल। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। चलिए, संदेश भी हम लोग देख लिए, लेकिन अब इसके बाद किसान भाई बहन, बात ऐसा है कि गेहूं लगभग तैयार हो चुका है पक करके। अब कटाई का वक्त शुरू हो चुका है। जो किसान गेहूं लगाए हुए हैं वो कटाई का काम शुरू कर चुके हैं। तो हमको कई दफ़ा कटाई तो करते हैं, गेहूं कटने के बाद जब हम अपने खलिहान में लाते हैं तो किस तरीके से हम उसका देखभाल करें। सबसे पहले तो कटाई जो करें वो वैज्ञानिक तरीके से करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने घरों में या किसी भंडार गृह में अगर उसका भंडारण करें तो वो भी वैज्ञानिक तरीके से करें। तो इन वैज्ञानिक तरीकों में किन किन बातों पर ध्यान देना है और कैसे ये काम करना है, इस विषय पर जानकारी कौन दे रहे हैं, बता दीजिए। इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर परवेज आलम जी। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर परवेज आलम, जो शस्य विभाग में है। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से कटनी एवं भंडारण किस प्रकार से की जाए। इसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, किसान भाई भी देख रहे होंगे मेरे पीछे कि गेहूं की फसल अभी तैयार हो गई है। तो इसके लिए कटनी के लिए क्या ये उपयुक्त समय है? देखिए, जो भी किसान भाई गेहूं लगाए हैं, या तो वो नवंबर में लगाए होंगे, समय से अगर लगाए होंगे तो नवंबर में लगाए होंगे, और अगर लेट से लगाए होंगे तो दिसंबर अंत तक लगाए होंगे। और इन दोनों परिस्थिति में गेहूं के पकने का समय करीब करीब हो चुका है। लेकिन किसान भाई को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे पहचाने कि हमारा गेहूं पक करके तैयार हो गया है और उसको हम खेतों से अब अविलंब काट के हटा लें। क्योंकि अगर गेहूं पक गया है और खेत से काट के नहीं हटा रहे हैं तो इससे नुकसान किसान भाई का ही होता है। और नुकसान ये होता है कि गेहूं के दाने जो हैं वो पक कर वहाँ पर झड़ना शुरू हो जाते हैं और दानों का खेतों में ही गिरना प्रारंभ हो जाता है, और इससे नुकसान होता है। जितनी उपज उनको घर लेके जानी चाहिए थी उतनी उपज वो लेके नहीं जा पाते हैं। तो इसका मैं एक दो लक्षण बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए, अगर गेहूं का पूरा पौधा जो है सुनहला रंग का हो गया है, जैसे कि आप पीछे दिख भी रहा होगा कि अगर पूरा सुनहला रंग का हो गया है और उसमें हवा चलने से झनझन की आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका फसल जो है वो पक के तैयार हो गया है। दूसरा लक्षण यह है कि किसी भी एक दाने को वहाँ से काट लें, तोड़ लें, और तोड़ करके दांतों के बीच रख करके उसको दबाएं। अगर आपको कट की ध्वनि मिलती है तो इसका मतलब है कि आपका गेहूं अब पककर तैयार हो गया है। और अगर ये कट की ध्वनि नहीं मिलती है और अगर थोड़ा पच से आवाज़ आता है, मतलब कि पूरा कटकड़ाहट की आवाज़ पूरी तरह से आपको सुनाई नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अभी 4 से 5 दिन 6 दिन अभी आप और खेतों में रखें और इस जांच को आप बार बार करते रहें
जैसे ही आपको पता, जिस दिन भी आपको लगे कि हाँ अब ये धोनी हमको मिलने लगी है, तो आप समझ लीजिए कि आपका गेहूं का फसल पक के तैयार हो गया और आप इसको काट सकते हैं। जी। तो अब है कि किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई जो हैं इसके दाने को तोड़ते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है और सही तरीका क्या है इसके काटने का? देखिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि हमने देखा है झारखंड में कई गांव का हमने दौरा किया है और वहाँ पे देखा है कि किसान भाई गेहूं को जिस ढंग से काटना चाहिए उस ढंग से नहीं काटते हैं। एक तो उनको काटने का जो उपयुक्त समय है वो पता नहीं है ना, और दूसरा किस ढंग से काटना चाहिए ये थोड़ा सा समस्या आती है। तो हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि किसान भाई गलती कहाँ पे करते हैं। जब गेहूँ काटना होता है तो वो गेहूँ के बालियाँ को, ये पहले बालियाँ को तोड़ लेते हैं ऊपर से, ये जो बालियाँ हैं यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ करके और इस तरह से डंठल खेत में छोड़ देते हैं। ये बालियाँ को इस तरह से तोड़ना ये गलत है। जी हाँ, जी हाँ। और इससे जो डंठल बच जाती है उसको क्या करते हैं कि बाद में उसको आग लगा देते हैं, तो पूरा आपका जो क्रॉप का जो रेसिड्यू है जो वो वहीं पर जल के ख़त्म हो गया। नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि ये डंठल आपके मवेशी के चारे के रूप में इस्तेमाल हो सकता था, जो कि आप उसको वंचित रह गए। सही तरीका काटने का ये है कि इसको बिल्कुल जड़ से सटा के काटें। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे काटना है। एक पौधा काटें, देखिए जैसे ये काट रहे हैं, ये बिल्कुल जड़ से सटा के काटना है। इस तरह से काटना है कि आपका पूरा पौधा आपके हाथ में आ जाए, है ना। ये पूरा पौधा आने के बाद क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये है कि कोई भी बाली जो है आपका खेत में नहीं छूटेगा। जितना भी बाली है वो सब आप काट करके अपने थ्रेसिंग फ्लोर पे ले जाएंगे। और जो किसान भाई सिर्फ ऊपर से तोड़ते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ टूटता है, कुछ खेत में ही छूट जाता है और कुछ तो वहीं पर फसल में गिर के ख़त्म हो जाता है। और जो बचा हुआ जो काम है वो किसान भाई उसमें आग लगा के उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे किसान भाई से अनुरोध है कि इस तरह की कटाई को ना करें। आप बिल्कुल जैसे मैंने अभी दिखाया, आप बिल्कुल ज़मीन से सटा करके गेहूं के पौधों को काटें, ताकि आप उसको थ्रेसिंग करने में भी आपको आसानी हो। और थ्रेसिंग करने के बाद जो डंठल बच जाती है उस डंठल को भी आप अपने पशु को चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये यही पौधा है जिसको मैंने ज़मीन से कटवाया है। अब अगर यहाँ से गेहूं के दाने को आप काट के अलग कर लेंगे तो ये पूरा डंठल जो है आपके पास रह गया। अब इसको आप जब गर्मियों के सीजन में चारा की कमी आती है उस समय में ये डंठल बहुत ही पौष्टिक आहार होता है किसान के जानवर को खिलाने के लिए। इसलिए मेरा बारंबार अनुरोध है कि किसान भाई जब भी कटनी करें इसको ज़मीन से सटा के करें, इस तरह से पूरे पौधे को निकाल लें, न कि इस तरह से तोड़ करके एक बाली को वहाँ से निकालें। तो ये कटाई में सावधानी उनको रखनी चाहिए। एक चीज़ और फ़ायदा होता है सर, हमने भी देखा है बहुत ज़्यादा झारखंड में, कि एक फ़ायदा और होता है सर कि समय का भी बचत होता है। हाँ जी। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि कब कटाई करें। अक्सर आप देखेंगे किसान भाई 8 बजे 9 बजे अपने नित्य क्रिया से संपन्न होने के बाद खेत में कटाई करने पहुंचते हैं। तो उस समय क्या होता है कि धूप पड़ने से ये पौधा काफ़ी हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद जब वो कटाई करेंगे तो उनको काटने में ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन अगर ये काम 5 बजे सुबह में किया जाए, 4 बजे सुबह से आरंभ किया जाए, तो नमी रहती है, रात की जो ओस जो पड़ता है, जो नमी पड़ी रहती है, उससे डंठल जो है काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। और हम आपके माध्यम से किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे कि आप हमेशा कटाई जो है सुबह 4 बजे 4:30 बजे से आरंभ करें, 8 बजे तक कटाई का काम ख़त्म करके फिर आप छोड़ दें। अच्छा, ये तो आपने अच्छी जानकारी दी कटनी करने का तरीका और क्या विधि होता है। ये अब है कि दौनी करना है, इसको किस तरह से दौनी करें? इसका दौनी करने से पहले आपको इसका पहले मिसाई करना पड़ेगा, तब आप दौनी करेंगे। तो देखिए अब आजकल तो मशीन भी आ गई है, और जिन किसान भाई के पास मशीन उपलब्ध नहीं है वो जानवर को भी इस पर दौड़ा करके करते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आप थ्रेसिंग फ्लोर पे गेहूं के पौधों को रख दें, या तो उस पर जानवर को बांध करके चलाएं, या नहीं तो पटक करके भी अलग कर सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद जब पौधों से गेहूं के दाने अलग हो जाएं, तब इसको आप दौनी करके हवा से उड़ा करके
डंठल को अलग कर लें और दाने को अलग कर लें और इस तरह से आपका गेहूं भंडारण के लिए तैयार हो बहुत जाएगा। सिलसिलेवार ढंग से आपने बताया डॉक्टर साहब। अब है कि एक संक्षेप में बता दें कि इसके भंडारण में क्या क्या विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, भंडारण में सबसे बड़ा इसका गेहूं का दुश्मन होता है इसका जो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है। जो गेहूं को अगर प्रॉपर ढंग से सूखा हुआ नहीं है तो अगर भंडारण करने जा रहे हैं, चूँकि आपने संक्षेप में कहने कहा, तो मैं सिर्फ किसान भाई को ये सलाह देना चाहूँगा कि भंडारण से पहले कोशिश करें कि गेहूं को अच्छी ढंग से 4 से 5 दिन कड़े धूप में सुखा लें और उसके बाद सुखाने के बाद आवश्यकता अनुसार उसमें सल्फास की गोली या नीम के पत्ती या करंज की पत्ती को डाल करके और भंडारण गृह में उसको रख करके भंडारण। तो डॉक्टर साहब, आपने अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों को और इससे निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, वाकई ये जानकारी भी बहुत ही अच्छी थी। बहुत बढ़िया जानकारी। अब जो किसान भाई बहन अभी गेहूं की कटाई कर चुके हैं तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसका भंडारण करें और उसकी देखभाल करें, निश्चित वो इस पे अमल करेंगे। तो किसान भाई बहन, हमारा समय लगभग अब समाप्ति की ओर है। हम आपसे इजाज़त लें, उससे पहले आप कागज़ कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आप खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्यों मंगरा? एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। तो अब इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।